ओके। तो कल की क्लास में हमने पैकिंग स्टार्ट किया ना, मतलब यूनिट सेल की बात हमने करी है। 1D का सेल हमने देख लिया ना, अब 2D की बारी है। वैसे 2D बीच में रह गया था ना, उसको फिर से शुरू कर लेते हैं। 2D को फिर से स्टार्ट करेंगे, है ना। अब थोड़ा सा रिकॉल करिए, 2D मतलब क्या, आपको टोटल 3 पैरामीटर्स का रिक्वायरमेंट होगा ना। चलो शुरू करते हैं, 2D को रीस्टार्ट करेंगे। 2D को रीस्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए, 2D में आपको यूनिट सेल को यहां पे आइडेंटिफाई करना सीखना है। देख क्या हो सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 2 एक्सेस का रिक्वायरमेंट होगा। डिस्कशन इसका हो चुका है ना, 2 एक्सेस यहाँ पर आपको चाहिए। हाँ ये हो गया। बोल, इसको क्या लेंगे, एक्स एक्सेस। इसको यहाँ पे ले सकते हैं वाई एक्सेस, ऐसा हमने बोला था ना। एक लेंथ यहाँ पर एक्स के लॉन्ग में होगा, उस इंटरसेप्ट को हमने एक ए से रिप्रेजेंट कर लिया था। दूसरा लेंथ यहाँ पे वाई के लॉन्ग में होगा, उस इंटरसेप्ट को हमने बी से रिप्रेजेंट कर लिया। तो अगर आपको 2D को डील करना है तो आपको एक और पैरामीटर यहाँ पे चाहिए होगा, जो ए और बी के बीच का एंगल होगा। दिस एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, ऐसा बोला था। अब ध्यान से देखिए, मतलब कि अगर यहाँ पे हम पैरामीटर्स की बात करेंगे, बिल्कुल आपको ध्यान से यहाँ देखना है। अगर हम यहाँ पे पैरामीटर्स की बात करेंगे तो टोटल हमें 3 पैरामीटर्स का रिक्वायरमेंट होगा, जो कि 2D को डील कर पाएगा। ए बी और अल्फा ना, ए और बी यहाँ पे लेंथ है, और जो अल्फा यहाँ पर है वो इसके बीच का एंगल है। देख रहा सबको, ए बी यहाँ पे लेंथ है, अल्फा इसके बीच का एंगल है। तो मैंने इसको रिपीट कर दिया, अब इसको मैं हटा दे रहा हूं क्योंकि मुझे पूरा बोर्ड यहाँ पे चाहिए होगा। ये तो सबके नोट्स में पहले से है ना। तो 2D में टोटल 3 पैरामीटर्स का रिक्वायरमेंट होगा, उसमें से 2 लेंथ होगा और एक आपका एंगल हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। ये तो हो चुका है तो उसको मैं हटा दे रहा हूं। अब इसमें सेल क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, इसमें क्या क्या सेल पॉसिबल हो सकता है, आपको ये जानना है। तो देखिए, यहां पे टोटल 5 टाइप का सेल पॉसिबल हो सकता है, जो कि 2 केसेस में बटा हुआ है। केस 1 में 4 टाइप का सेल आता है और केस 2 में एक लास्ट टाइप का सेल आता है। टोटल जो सेल का नंबर यहां पर पॉसिबल होगा, जो टोटल यूनिट सेल यहां पे पॉसिबल होगा, उसका नंबर 5 हो जाता है। द नंबर इज 5। अब देख कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। इसमें 2 केसेस आपको लेने पड़ेंगे। चलो केस 1 से शुरुआत करते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे केस 1 से। याद करो, पिछली क्लास में हमने स्पेस लैटिस और बाकी क्रिस्टल लैटिस वगैरह पढ़ा था ना, उसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं अप्लाई करके दिखाता हूं। 2D में आपको यहाँ पर एक क्रिस्टल लैटिस ड्रॉ करना है। 2D में क्रिस्टल लैटिस आपको ड्रॉ करना है। तो चलो ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले स्पेस लैटिस को ड्रॉ कर लो। सबसे पहले ड्रॉ करो स्पेस लैटिस को। 2D में कैसे कैसे करेंगे, सोच। मान लो एक पॉइंट यहां पे लिया हमने, तो दूसरा पॉइंट यहां पर हो सकता है, ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट होगा और ये आपका 5वां पॉइंट होगा। 5 पॉइंट ले लो एक लाइन में, याद करो। ऐसा सोचो, ये तो 1D है ना। अब लिख के बता, मैसेज ऑन है। ये 1D है, सबको श्योर है ये 1D है ना। अगर 1D को 2D में रिपीट कर 2D में कन्वर्ट करेंगे, 1D को रिपीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 1D को रिपीट करना पड़ेगा। तो चलिए रिपीटेशन करते हैं, ध्यान से देखना। एक पार्टिकल यहां पे ड्रॉ करेंगे, एक ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये पार्टिकल है, यहां पे पार्टिकल आ गया, पार्टिकल यहां पर आ गया, सबको देख रहा। अगेन रिपीट करो, एक पार्टिकल यहां पे लेंगे, मतलब एक पॉइंट लेंगे। अभी तो स्पेस लैटिस है ये। चलो एक यहां पे ड्रॉ करो, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। और चलिए ये पॉइंट यहां पर हो जाएगा, यहां पे पॉइंट आएगा, ऐसे सोचते जाओ। यहां पे पॉइंट आएगा, यहां पे पॉइंट आएगा। चलो एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं, फिर यहां पे सेल की बातें करेंगे। एक पॉइंट यहां पर है, एक यहां पर है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। ये स्पेस लैटिस 2D में है ना। तुम्हें कैसे दिख रहा है 2D में, बता। तुम्हें कैसे पता ये 2D में है? हाँ जी, इसमें हाइट है क्या? नहीं ना। लेंथ और ब्रेड्थ केवल यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइट नहीं है ना। यहाँ पर एरिया प्रेजेंट बिल्कुल नहीं है, सॉरी वॉल्यूम प्रेजेंट नहीं है, केवल यहाँ पर एरिया है ना। इट्स अ 2D स्ट्रक्चर। अब ध्यान से देख, अगर हमें स्पेस लैटिस से क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करना है तो स्पेस लैटिस में आपको पार्टिकल्स पुट करना पड़ेगा ना। तो चलो पार्टिकल्स को पुट करते हैं, देखो क्या आएगा। चलो देखो, एक पार्टिकल यहां पर ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक पार्टिकल यहां पे ड्रॉ करिए। जहां जहां पे पॉइंट आपको दिख रहा है स्पेस लैटिस में, जो लैटिस पॉइंट्स है ना, पिछली क्लास की बात रिकॉल कर रहे, याद है सबको कि भाई लैटिस पॉइंट से स्पेस लैटिस का फॉर्मेशन होता है, जो कि इमेजिनरी होता है ना। और जब हमें स्पेस लैटिस में या लैटिस पार्टिकल्स को, लैटिस पॉइंट को
जब हम मटेरियल पार्टिकल से रिप्लेस करते हैं तो क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए बात करेंगे, यहां पे पार्टिकल आएगा, पार्टिकल ऐसे ड्रॉ करना है, ऐसे ड्रॉ करना है, इस तरीके से। यहां पे पार्टिकल है, यहां पे ड्रॉ करेंगे, और बताओ यहां पे ड्रॉ करना पॉसिबल है, ये पार्टिकल हो गया, यहां पर है, ऐसे प्रोसीड करते जाओ, ये पार्टिकल आ गया। चलिए इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। देखो अब ये हो गया स्पेस लैटिस, सॉरी क्रिस्टल लैटिस। अब ये स्पेस लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस में कन्वर्ट हो गया, सबको दिखाई दे रहा? हाँ भाई, अब ये स्पेस लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस में कन्वर्ट हो गया। ध्यान रहे, ये अरेंजमेंट ऐसे लिखा जरूर गया है, लेकिन ये अरेंजमेंट ऐसा है नहीं, सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। हाँ भाई, सॉलिड में पार्टिकल आपस में अटैच्ड होता है ना, मतलब अगर बात करेंगे तो देखिए, ये इससे जुड़ा हुआ है, समझे ना, ये इससे जुड़ा हुआ है। हर बात को समझे, लिख के होता, समझे क्या बोला मैंने? इमेजिन करो, देखिए अगर इन 4 पार्टिकल्स को मैं ड्रॉ करूं तो रियल में ऐसा होगा, वो 4 पार्टिकल रियल में ऐसा होगा, एक यहाँ पे पार्टिकल, एक यहाँ पे पार्टिकल, यहाँ पे पार्टिकल और यहाँ पे पार्टिकल। अगर रफली बात करेंगे तो ये जो पार्टिकल यहाँ पे दिख रहा है ना, ये 4 पार्टिकल इनफैक्ट इस तरीके से सिचुएटेड होंगे। तो सब कुछ यहाँ पर आपस में अटैच्ड है, लेकिन जब हम डिस्कशन करते हैं तो अच्छे तरीके से डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे पार्टिकल्स को अलग अलग शो किया जाता है, मगर पार्टिकल है एक दूसरे से अटैच्ड ही। तो ये 2D का एक पैकिंग है, ये 2D पैकिंग का केस 1 है, अभी केस 2 आने वाला है। और यहाँ पे यूनिट सेल क्या क्या हो सकता है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। पिछली क्लास में मैंने बोला था कि सेल वो सबसे छोटा स्ट्रक्चर है जिसको रिपीट करने से पूरे क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करना पॉसिबल हो जाएगा, पूरे लैटिस का फॉर्मेशन करना पॉसिबल हो जाएगा। अब ध्यान से देखो क्या क्या हो सकता है। पहली पॉसिबिलिटी देख, पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, देखो ध्यान से देखो, ये सोचो, इमेजिन दिस, इमेजिन दिस। चलो इसमें देखो क्या हो रहा है, ये जो ए है अगर इसको ए लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, बी। हाँ भाई, ये ए है तो ये बी, या वाइस वर्सा कर लो। और ये बीच का एंगल, ये बीच का क्या हो गया भाई, एंगल हो गया। एंड दिस एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, दिस एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री ना। तुम सोच के देखो, अगर इस स्ट्रक्चर को रिपीट करेंगे तो यहाँ पे पूरे 2D क्रिस्टल का फॉर्मेशन करना पॉसिबल हो जाएगा ना। अगर स्क्वायर को यहाँ पे बार बार रिपीट करा जाए, पूरे क्रिस्टल का फॉर्मेशन करना पॉसिबल हो जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। और देखिए, इसको कहा जाता है स्क्वायर यूनिट सेल, इसको बोलते हैं स्क्वायर यूनिट सेल। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपका यहाँ पे सबसे पहला टाइप ऑफ सेल है जिसको बोलेंगे स्क्वायर यूनिट सेल। हाँ जी, इसको यहाँ पे बोलेंगे स्क्वायर यूसी, यूसी का मतलब यूनिट सेल है ना। और इसके पैरामीटर को भी साथ में नोट करते जाना है। बोल पैरामीटर यहाँ पर क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी ना। हाँ भाई, पैरामीटर में ए और बी है और अल्फा भी है ना, उसके बीच का रिलेशन क्या, ए इज इक्वल टू बी, मतलब अल्फा कितना 90 डिग्री होगा। तो जो आपका यहाँ पे अल्फा होगा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो याद रखिए, अगर स्क्वायर यूनिट सेल हमें कहीं पे दिया हुआ है, अगर मामला स्क्वायर यूनिट सेल का है तो ऑब्वियस मतलब है कि ए हमेशा बी के बराबर होगा, जो आपका अल्फा होगा वो 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। क्लियर ना। और देखो, अगला सेल यहां पे माना जाता है रेक्टेंगल, अगला सेल यहां पे लेते हैं रेक्टेंगल। देख रेक्टेंगल कैसा हो सकता है, ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। इट्स अ रेक्टेंगल यूनिट सेल, इट्स अ रेक्टेंगल यूनिट सेल। सोचना, अगर इसको भी बार बार रिपीट करेंगे तो पूरे क्रिस्टल का फॉर्मेशन करना पॉसिबल हो जाएगा, यस और नो बता। अगर इसको भी बार बार रिपीट करेंगे तो पूरे क्रिस्टल का फॉर्मेशन करना पॉसिबल हो जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। हो सकता है ऐसा, अरे होगा ना। तो अगर इसको बार बार रिपीट करेंगे पूरे क्रिस्टल का फॉर्मेशन करना बिल्कुल पॉसिबल हो जाएगा। तो इसको कहा जाता है रेक्टेंगल यूनिट सेल। इसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल यूनिट सेल। चल इसको मैं यहां लिख रहा हूं। दूसरा जो सेल टाइप यहां पर है इसको बोलते हैं रेक्टेंगल यूनिट सेल। 2D में जो दूसरा सेल टाइप यहां पर होगा उसको कहा जाता है रेक्टेंगल यूनिट सेल। अब बता, इसमें क्या ए और बी आपस में बराबर होंगे? बोल, एक लेंथ ये रहा, दूसरा लेंथ ये रहा ना, ए और बी आपस में बराबर नहीं है। तो रेक्टेंगल का जैसे नाम आ गया, मतलब ए इज इक्वल टू नॉट बी ना, ए और बी आपस में बराबर नहीं होगा। अल्फा कितना होगा, व्हाट इज अल्फा बता, रेक्टेंगल है, अल्फा कितना बोल, व्हाट इज अल्फा, 90 या नॉट 90,
90 डिग्री ना। तो मतलब सिंपल है, अगर रेक्टेंगल यूनिट सेल की बात करेंगे अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, इस तरीके से बात आएगी और ये फिनिश हो गया। अब ध्यान से आगे देखना, और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि करनी पड़ेंगी। देखो इधर, यहां देखो, ये ऐसे इसको जोड़ दो, देख रहा। अगर इसको भी बार बार रिपीट करेंगे, अगर इसको भी बार बार रिपीट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे पूरे इस क्रिस्टल का फॉर्मेशन करना पॉसिबल हो जाएगा ना। अरे होगा ना, जैसे यहां रिपीटिशन होगा, यहां रिपीटिशन होगा, ऊपर होगा। अगर इसको बार बार रिपीट करते हैं तो भी पूरे क्रिस्टल का फॉर्मेशन करना पॉसिबल है। इट्स अ यूनिट सेल। इसको कहा जाता है पैरेललोग्राम। क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम। तो देखिए, अगर यहां पे तीसरे यूनिट सेल की बात करेंगे, दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। ध्यान से देखना, दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। क्लियर ना? अब बता, इसमें जो दो साइड आपको दिख रहा है वो बराबर है क्या? दो साइड आपस में बराबर है? बोल, क्या दो साइड आपस में इक्वल है? सोच के बताना। नहीं है ना। अब ये साइड डिफरेंट है, सबको दिखाई दे रहा है। तो अगर साइड यहां पे डिफरेंट होगा तो बहुत आसानी से कहा जा सकता है ए नॉट इक्वल्स टू बी ना। बहुत आसानी से कहा जा सकता है ए नॉट इक्वल्स टू बी। पॉसिबल है सर? और देखिए, जहां तक सवाल है अल्फा का, क्या अल्फा यहां पे 90 डिग्री होगा? नेवर। अल्फा 90 डिग्री नहीं हो सकता। तो जो अल्फा यहां पर होगा नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। इस तरीके से बात करेंगे। ये आपका तीसरे टाइप का सेल है जो कि हमने ड्रॉ करके फिनिश कर लिया। अब देखो, एक और सेल यहां पे ड्रॉ किया जाता है जिसको बोलते हैं रोम्बस। देख रोम्बस कैसा होगा, ध्यान से देखना। देखो, इसको ये अटैच करो, यहां और यहां जोड़ दो। हाँ भाई, लग रहा है ना जैसे अब ये थोड़ा अलग स्ट्रक्चर हो गया, बीच में एक और पार्टिकल यहां पर आ गया। इसको रोम्बस कहा जाता है। दिस इज को रोम्बस। बता भाई, यहां पे साइड आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? सोच के बता। यहां पे साइड आपस में बराबर होगा? बिल्कुल होगा ना। ए इज इक्वल टू बी। अल्फा यहां पे 90 डिग्री नहीं होगा ना। अल्फा के नॉट बी इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो कहने का मतलब ये है, देखिए, अगर रोम्बस की बात करेंगे, नंबर 4 इज रोम्बस। नंबर 4 इज रोम्बस। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर बहुत आसानी से कहा जा सकता है ए इज इक्वल टू बी ना। ए जो होगा वो बी के बराबर होगा। और बता भाई, जो अल्फा यहां पर होगा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। हाँ जी, अल्फा यहां पे नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, नॉट इक्वल्स टू 60 डिग्री। देखिए, रोम्बस का रूल है कि ना तो अल्फा 90 होना चाहिए, ना तो अल्फा 60 होना चाहिए। रोम्बस पढ़ा मैथमेटिक्स में? किसी ने पूछा ए और बी कैसे? अब दिख नहीं रहा तुम्हें बेवकूफ? ये और ये लेंथ बराबर होगा ना। इतना भी दिमाग नहीं तुम्हारे पास? ये लेंथ आपस में बराबर है, बोर्ड पे नहीं दिख रहा ना। इतना भी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा गया? ए और बी आपस में बराबर होंगे। अल्फा नॉट इक्वल्स टू 90, अल्फा नॉट इक्वल्स टू 60। चलो नोट करो जल्दी से, नोट करो। अब बात करेंगे केस 2। केस 1 हो गया, अब केस 2 की बात करनी है। चलो शुरू करते हैं। इसको जल्दी नोट करके फिनिश करो। देख, और भी ऑप्शन पॉसिबल हो सकते हैं, जैसे तुम्हारे दिमाग में और भी ऑप्शन आ सकता है ना, मगर वो सब ऑप्शन वैलिड नहीं है। अगर बाकी ऑप्शन ड्रॉ करोगे तो बाकी हर ऑप्शन इन्हीं ऑप्शन का रिपीटेशन हो जाएगा, है ना। इसीलिए हमेशा केवल 4 ऑप्शन, यहां पे 4 यूनिट सेल पॉसिबल हो सकता है ना। जैसे कोई दिमाग लगा के इसमें ट्राइंगल बना देगा। हाँ भाई, दिमाग लगा के ट्राइंगल भी बना दोगे ना। बोलोगे कि ट्राइंगल को रिपीट करने से पूरा स्ट्रक्चर बनेगा। देख भैया, ट्राइंगल इसके अंदर भी है ना। नहीं है इसके अंदर ट्राइंगल? क्या है? तो ऐसा नहीं कि ट्राइंगल बना दिया बोला कि हमारा यूनिट सेल हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो सेल बनाओगे वो इसी जैसा होगा ना। वो जो ट्राइंगल होगा वो इसमें भी प्रेजेंट है। मतलब यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितना प्रेस्क्राइब्ड है, जितना सेल प्रेस्क्राइब्ड है आईयूपीएसी से ना, उतना ही सेल आपको ध्यान में रखना है। अब ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी ड्रॉ कर दिया, बोला कि वो हमारा यूनिट सेल है। अगर उसको बारीकी से देखोगे, अगर उसको बारीकी से देखा जाए ना, तो जो तुम ड्रॉ करोगे वो सारा स्ट्रक्चर इसके अंदर ही आ जाएगा। मतलब ये प्रेस्क्राइब्ड है कि 4 ही सेल केस 1 में पॉसिबल होते हैं तो पॉसिबल होते हैं।
अब ऐसा नहीं कि ट्राइंगल यहाँ पे सोच के बोल दिया कि हमारा वो स्ट्रक्चर है यूनिट सेल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सारा ट्राइंगल इन सब में पहले से ही प्रेजेंट है। हो गया नोट। अब लिखो केस 2, केस 1 कंप्लीटेड। अब बात करेंगे केस 2 की। अबे हो गया नोट सबका? हो गया ना? ठीक, चलिए अब बात करेंगे केस 2 की। हाँ, अगर दूसरे केस की बात करेंगे 2D में एक और भी पैकिंग पॉसिबल है। 2D में एक और भी पैकिंग पॉसिबल है ना? जैसे एक पैकिंग हमने शो करा वो केस 1, अब हमें केस 2 की बात करनी है। देख दूसरा केस यहां पर क्या हो सकता है, जो पैकिंग होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। इनफैक्ट काफी डिफरेंट हो जाएगा। देख पैकिंग होता कैसे, पहले स्पेस लैटिस को प्लॉट करें, बाकी इसके बाद सोचेंगे। हाँ भाई, स्पेस लैटिस यानी पॉइंट्स को यहां पे इमेजिन करना पड़ेगा ना, तो जस्ट इमेजिन सम पॉइंट्स। चलिए 1D हो गया। अब देख करना क्या है, देख करना क्या है ना, थोड़ा ध्यान से देखना। मैं अगला लाइन कैसे ड्रॉ करूंगा वो थोड़ा सा सोचने की बात है। देखिए एक पार्टिकल यहां पे ड्रॉ करना पॉसिबल हो सकता है, एक यहां पे ड्रॉ करेंगे, यहां पे ड्रॉ करेंगे, यहां पे ड्रॉ करेंगे, और देखिए एक पार्टिकल पॉइंट, एक पॉइंट यहां पे ड्रॉ करना पॉसिबल है, यहां पे ड्रॉ करिए, यहां पे ड्रॉ करेंगे, यहां पे ड्रॉ करेंगे, यहां पे ड्रॉ करेंगे, और बता यहां पे ड्रॉ करना पॉसिबल है, ये पॉइंट हो जाएगा, यहां पे पॉइंट आएगा, यहां पे पॉइंट आएगा, एट लास्ट ये यहां पे पॉइंट होगा, यहां ड्रॉ करेंगे, यहां ड्रॉ करेंगे, यहां और यहां ड्रॉ करेंगे। सबको देख रहा? तो देख यहां पे पैकिंग पहले के रेस्पेक्ट में डिफरेंट है ना। अब देखो ध्यान से, अगर इसको मैं पहले इसमें पार्टिकल में ड्रॉ करके इसको क्रिस्टल लैटिस में कन्वर्ट करूं, उसके बाद इसका जो एग्जैक्ट ये कैसा नजर आएगा उसको रफ में ड्रॉ करेंगे। तो पहले इस स्पेस लैटिस को कन्वर्ट करना है क्रिस्टल लैटिस में। देख कैसे हो सकता है। चलो यहां देखो, यहां पे पार्टिकल पॉसिबल है। चलो जहां जहां पे पॉइंट है, जहां जहां पे आपका लैटिस पॉइंट है ना, सब में पार्टिकल पुट करो ताकि आपका जो स्पेस लैटिस है वो क्रिस्टल लैटिस में कन्वर्ट हो जाए। तो ठीक है, करते हैं ना। यहां पे पार्टिकल ड्रॉ करेंगे, यहां पे ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से आगे बढ़ते जाओ। यहां पे पार्टिकल आएगा, और बोल, यहां पे ड्रॉ करेंगे, यहां पे ड्रॉ करेंगे, यहां पे ड्रॉ करेंगे, यहां और यहां, और बताइए यहां पे ड्रॉ होगा, यहां पे ड्रॉ होगा, ये और लास्ट यहां ड्रॉ करेंगे, यहां ड्रॉ करेंगे, यहां ड्रॉ करेंगे, यहां ड्रॉ करेंगे। अब एक चीज तुम मुझे बताओ, इसमें जो पैकिंग होगा वो समझ में आ रहा है? जैसे हमने बोला था ना कि एग्जैक्टली जो पार्टिकल होता है वो एक दूसरे से अटैच्ड होता है ना, ड्रॉ करने का तरीका कुछ ऐसा है। अब ये बता, ये जो पैकिंग होगा पिछले के रेस्पेक्ट में ज्यादा इफिशिएंट होगा। केस 2 का जो पैकिंग है वो केस 1 से ज्यादा इफिशिएंट है कि लेस इफिशिएंट है? क्या लगता है भाई, बता तो। बेटर पैकिंग कौन सा होगा, ये वाला के पिछला वाला? और सोच के बताना। बढ़िया पैकिंग का मतलब क्या? बढ़िया पैकिंग का मतलब है कि जो खाली स्पेस है वो कम बचे। एम्प्टी स्पेस अगर कम बचेगा तो उसको गुड पैकिंग माना जाएगा, बढ़िया पैकिंग माना जाएगा। अगर यहां की बात करेंगे पैकिंग है कैसा, देखिए ऐसा है ना, जैसे ये हो गया ऐसे, और फिर पार्टिकल यहां पर इसके अंदर है ना ऐसा, फिर पार्टिकल यहां पर ऐसे ड्रॉ करेंगे। मैंने बोला ना कि जो पार्टिकल्स होता है वो हमेशा एक दूसरे को टच कर रहा होता है, पार्टिकल हमेशा एक दूसरे को टच कर रहा होता है, मगर ड्रॉ करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ड्रॉ हम इसको ऐसे करते हैं, क्लियर ना? ड्रॉ इसको ऐसे करा जाता है, बाकी पार्टिकल हमेशा एक दूसरे को इस तरीके से टच कर रहा होता है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देख आगे मैं क्या बोल रहा हूं, आगे देखना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो इधर देखो, सारे सोचो, ऐसा सोचो। अच्छा ये बात, ये ज्यादा इफिशिएंट कैसे होगा बोल? इसको गुड पैकिंग क्यों बोला मैंने? यहां पर खाली स्पेस कम है ना, अगर देखा जाए तो ऑक्यूपेशन ऑफ स्पेस बाय पार्टिकल्स यहां पे ज्यादा है। और जब पिछले केस की बात हमने करी थी वहां पर ऑक्यूपेशन कम था ना, याद करिए। पिछला केस ऐसा था, याद कर भाई, पिछला केस ऐसा था ना कि लाइन को जस का तस हम रिपीट कर रहे थे। देखिए ध्यान से, पिछला केस ऐसा था ना। देख कॉमन सेंस की बात है, अगर दोनों स्ट्रक्चर को यहां पे हम थोड़ा सा स्टडी करें तो बहुत आसानी से कहा जा सकता है कि ये ज्यादा डेंस स्ट्रक्चर होगा ना, और ये क्या होगा, लेस डेंस स्ट्रक्चर होगा। अरे बोला जा सकता है ऐसा ना। तो मतलब ये जो पैकिंग होगा वो लेस इफिशिएंट होगा, ऊपर का जो पैकिंग होगा वो ज्यादा इफिशिएंट होगा। तो रही बात यहां पर यूनिट सेल की, देख सेल यहां पर कैसा होता है, इसको ध्यान से देखना। सेल यहां पर कौन सा है,
जो सेल यहाँ पे बनता है उसको हेक्सागोनल कहते हैं, जो सेल यहाँ पे डेवलप होगा उसको हेक्सागोनल कहा जाता है। अब इस हेक्सागोनल का मतलब क्या होगा मैं ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूं, बड़ा सिंपल है, देखो कैसे करेंगे। सोचो, ऐसे करो, इसको अटैच कर दो आपस में, इसको अटैच कर दो, यहां पे अटैचमेंट क्रिएट करेंगे, यहां पे क्रिएट करेंगे, यहां पे अटैच करेंगे, यहां पे अटैच करेंगे, देख रहा है, इट्स अ हेक्सागोन, इट्स अ हेक्सागोन ना। तो मतलब जो सेल यहां पे डेवलप होगा उसको बोलेंगे हेक्सागोनल यूनिट सेल। ये नंबर 5 पर आएगा, 4 पहले हो चुका है, तो ये हो गया हेक्सागोनल यूनिट सेल ना। दिस इज आवर हेक्सागोनल यूनिट सेल। बता इसके पैरामीटर क्या होंगे, ए और बी आपस में बराबर होगा या नहीं होगा, क्या लगता है भाई? इट्स अ रेगुलर हेक्सागोन ना, इट्स अ रेगुलर हेक्सागोन, हर साइड आपस में बराबर है ना। तो जब हर साइड आपस में बराबर है, बहुत सेफली कहा जा सकता है ए इक्वल्स टू बी हो जाएगा। तो बड़ा सेफली यहां पे बोला जा सकता है कि जो ए का डेटा होगा बी के बराबर होगा, पॉसिबल है। और बता अल्फा यहां पर क्या होगा, 120 डिग्री। देख अल्फा यहां पर क्या लेंगे, 120 डिग्री ना, अरे पॉसिबल है। लेकिन देख देख वैसे अल्फा 120 ही लगता है ना, मगर कई सारे बुक्स में इसको 60 लिया हुआ है, इसको क्या ले लिया, 60 ले लिया हुआ है। और इसका लॉजिक ये दिया हुआ है लोगों ने कि देख ये जो आपका यूनिट सेल है वो वाकई में इन सब से मिलकर बना हुआ है ना, एंड दिस एंगल इक्वल्स टू कितना, 60, एंड दिस एंगल इक्वल्स टू 120। मतलब ऐसा कुछ करा गया है, मगर कायदे से लगता है 120 डिग्री है ना, कायदे से लगता है क्या है, 120 डिग्री ही लगता है। तो किताब कुछ भी लिखे मगर हमें नजर तो 120 डिग्री ही आ रहा है ना, तो इसको 120 ही मानेंगे, इसको हम क्या मानेंगे, 120 मानेंगे। मैंने 60 डिग्री इसलिए बता दिया क्योंकि लोग आप बुक्स वगैरह देखते होंगे, है ना, अगर बुक आप देखते होंगे कई बुक में 60 डिग्री लिखा हुआ है, जो कि उतना प्रैक्टिकल नहीं लग रहा ना। अगर बात करें तो हेक्सागोन का जो एंगल होता है 120 डिग्री होता है, सबको पहले से मालूम है ना। तो हम 120 डिग्री लेके ही पूरे चैप्टर में प्रोसीड करेंगे। तो ये आपका 5वां यूनिट सेल है, दिस इज कॉल्ड द हेक्सागोनल यूनिट सेल। और याद रहे ये जो 5 सेल हमने यहां पे डिस्कस करे ना, वही 5 आपको याद करने हैं, खुद का दिमाग नहीं लगाना है, खुद का दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। इसमें और भी सेल इमेजिन किया जा सकता है ना, मगर वो इमेजिनेशन रॉन्ग है। अगर और भी कोई सेल यहां पर हम इमेजिन करेंगे तो वो जो सेल होगा वो इसी में आ जाएगा। सोचना, तुम मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्रायंगल इमेजिन कर सकते हो ना, तो ट्रायंगल इसके अंदर पहले से तो प्रेजेंट है, अरे पहले से प्रेजेंट है ना। तुम चाहो पैरेललोग्राम यहां पे इमेजिन कर सकते हो जो पहले से इसके अंदर प्रेजेंट है। मतलब बहुत खोजबीन के बाद, बहुत सारा डिस्कशन, बहुत सारा ऑब्जर्वेशन के बाद ये डिसाइड करा गया है कि 2D में केवल 5 ही टाइप का सेल पॉसिबल हो सकता है, छठा सेल यहां पे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो टोटल 5 टाइप का सेल 2D में पॉसिबल हो सकता है। और वो कैसा पॉसिबल होगा मैंने ड्रॉ कर लिया हुआ है, तो इसके पैरामीटर्स को याद कर लेना है, इसके पैरामीटर्स को याद कर लेना है, इन सेल्स को आपको याद कर लेना, ठीक है ना। इसको जल्दी नोट करो। उसके बाद यहाँ पे 3D की बात करेंगे जो कि थोड़ा सा और भी कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो 3D में टोटल 7 टाइप का सेल पॉसिबल हो सकता है, 7 टाइप का क्रिस्टल पॉसिबल हो सकता है, उसकी बात करेंगे। इसको नोट करके जल्दी से फिनिश करना है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें फैक्चुअल मान के चल भाई, खुद का दिमाग नहीं लगाना है, खुद का दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। अब कोई सेल अगर इमेजिन करा जाए वो सारा सेल इन 5 में से किसी एक के अंदर ही आ जाएगा। क्लियर ना, नोट करो इसको, जल्दी नोट करो। हो गया नोट, अरे हो गया ना, चलो हटा दो उसको। अगला हेडिंग लिखो 3D। अब 3D इज मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड और आपको पूरे चैप्टर में 3D का ही डिस्कशन करना है। तो चलिए 3D की शुरुआत करते हैं, देखना क्या हो सकता है। 3D की शुरुआत करेंगे। अब देखिए इसमें करना क्या है, जैसे एक लंबा चौड़ा टेबल यहां पे ड्रॉ करना होता है, वो टेबल हम यहां पे ड्रॉ करेंगे पहले, और उस टेबल को याद करना होता है, उस टेबल को याद करना होता है। क्योंकि आम जैसे अगर बात करें कुछ साल पहले उस टेबल से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था एग्जाम्स में। मतलब यहाँ पे जो टेबल हम ड्रॉ करेंगे उसको याद करना होगा।
मगर वो टेबल थोड़ा सा मुश्किल है, तो उसको याद करने का एक ट्रिक होता है, वो ट्रिक भी हम डिस्कस करेंगे। पहले शुरू तो कर ले। हेडिंग 3D 2D सबका क्लियर हो गया। 5 टाइप का सेल यहाँ पे पॉसिबल होता है, उसको सीधा याद कर लेना है। कोई छठा सेल यहाँ पे संभव नहीं होगा। क्लियर ना? डिस्कशन स्टार्ट करो 3D का। हेडिंग दो 3D। अच्छा, ये बात कल भी तुमने बताया था ना, आज फिर से बता। अगर हम 3D की बातें करेंगे तो टोटल कितने पैरामीटर्स का रिक्वायरमेंट होगा? क्या डिस्कस किया था, याद कर। हाँ भाई, टोटल 6 पैरामीटर्स का रिक्वायरमेंट होगा ना। इसका जिक्र मैंने कल भी करा था। कईयों ने इसका सही आंसर भी दिया था ना, मुझे पहले मैंने पूछा था तो कईयों ने सही आंसर भी दिया था। तो चलिए मैं अब उसको इलेबोरेट करता हूं। देखिए, अगर 3D पैकिंग कहीं पर होगा तो क्या करेंगे मैं बताता हूं। पहले 3D का मतलब क्या? 3D का मतलब क्या? लेंथ भी प्रेजेंट होगा, ब्रेथ प्रेजेंट होगा, हाइट भी प्रेजेंट होगा ना। ऐसा कुछ करेंगे, मतलब आपको 3 एक्सेस वहां पे एंगेज करना पड़ेगा, एक्स वाई और जेड एक्सेस करना पड़ेगा ना। एक्स वाई और जेड एक्सेस आपको एंगेज करना पड़ेगा, साथ में 3 एंगल आपको एंगेज करने पड़ेंगे, तब जाके 3D स्ट्रक्चर को डील करना पॉसिबल हो सकेगा। तो चल मैं ड्रॉ करता हूं पहले कि यहाँ पे पैरामीटर क्या क्या हो सकते हैं। उसके बाद एक टेबल हमें डिस्कस करना है। उस टेबल को याद करने का ट्रिक है जो कि मैं आपको बताऊंगा। उसको याद करना निहायत ही जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है, तो आगे भी हो सकता है पूछ दिया जाए। तो चलो सब कुछ ग्रेजुअली करेंगे, वो आगे की बात पे जल्दी पहुंचने का कोई मतलब है नहीं। तो सबसे पहले पैरामीटर्स के बारे में सोचेंगे, जो कि आपने बताया कि 6 पैरामीटर्स होते हैं। मैं ड्रॉ करता हूं, ध्यान से देखिए। अगर 3D को डील करना है तो 3 एक्सेस का रिक्वायरमेंट होगा, सबने बोला, ये सही भी है। देख 3 एक्सेस कौन कौन सा, ऐसे ना। अब एक्स वाई जेड एक्सेस तो सबको आता है ना भाई। एक्स वाई जेड एक्सेस का मतलब सबको समझ में आता है। किसी को भी एक्स, किसी को वाई, किसी को जेड माना जा सकता है ना, ये भी सबने सुना होगा। भाई कोई भी एंगल, कोई भी एक्सेस एक्स हो सकता है, कोई वाई हो सकता है, कोई भी जेड हो सकता है। कोई रूल नहीं है कि किसी को एक्स लेंगे, कोई जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर ना? तो चलो फिर भी नॉर्मली अगर बात करें तो चलो जैसा नॉर्मल होता है वैसा ही करेंगे। ज्यादा हम यहाँ पे है ना, ज्यादा एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं करेंगे। जैसा बुक्स में होता है, जैसे में आप कंफर्टेबल हो वही करेंगे। तो चल इसको लिया एक्स एक्सेस, याद कर। आमतौर पे इसको वाई लेते हैं ना, और इसको जेड एक्सेस लिया जाता है, सबको याद है। ये ऐसा आमतौर पे होता है, ऐसा रूल कुछ भी नहीं है। आप चाहे किसी भी एक्सेस को एक्स ले सकते हैं, कोई भी वाई हो सकता है, कोई भी जेड हो सकता है। क्लियर ना? अब ध्यान से देखिए, अगर आपको 3D को ट्रीट करना है तो एक लेंथ होगा एक्स के अलोंग में ना, दूसरा लेंथ होगा वाई के अलोंग में, और तीसरा हो जाएगा जेड के अलोंग में। तो जैसे मान लीजिए एक इंटरसेप्ट यहां पर होगा अलोंग द एक्स एक्सिस, दूसरा यहां पर होगा अलोंग द वाई एक्सिस, और तीसरा यहां पर होगा अलोंग द जेड एक्सिस। मान लो इस इंटरसेप्ट को हमने ए कह दिया, इस इंटरसेप्ट को हमने बी कह दिया, और इसको हमने सी कह दिया। क्या इतना काफी है किसी 3D स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए? क्या इतना कुछ काफी है कि कुछ और भी यहां पे सोचा जाना चाहिए? लिख के बता, कुछ और भी सोचा जाना चाहिए। एंगल भी ना, एंगल भी सोचा जाना चाहिए। एबीसी के बीच का जो एंगल होगा, जब तक इसको नहीं बताओगे तब तक किसी 3D स्ट्रक्चर को डील करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्लियर ना? तो ध्यान से देखिए, देखिए क्या हो सकता है। इस एंगल को हम लेंगे अल्फा। देखिए यहां पर भी कोई ऐसा रूल नहीं है, किसी को भी कोई भी एंगल लिया जा सकता है, लेकिन मैं ये ले रहा हूं अल्फा बीटा और गामा। मैं इस तरीके से प्रोसीड करूंगा, दिस एंगल इक्वल्स टू अल्फा, इसको यहां पे लेंगे बीटा, इसको यहां पर क्या लेंगे, दैट इज गामा। मतलब कि हमें टोटल 6 पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ध्यान से, हमें टोटल 6 पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होगी, एंड दोज पैरामीटर्स आर, बोल क्या क्या, दोज पैरामीटर्स आर, पहला 3 पैरामीटर होगा ए बी और सी, और अगला 3 पैरामीटर यहां पर एंगल्स होगा, जो कि अल्फा बीटा और गामा हो जाएगा। अगला जो पैरामीटर होगा वो एंगल्स होगा, जो कि अल्फा बीटा और गामा हो जाएगा। क्लियर ना? चलो इसको पहले ड्रॉ करो जल्दी से। इसको ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इसको हटाना है, फिर एक पूरा टेबल यहां पे ड्रॉ करना पड़ेगा तुम्हें। और जब टेबल ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद हम सीखेंगे कि भाई इस टेबल में जो जो टर्म्स लिखा गया इसका मतलब क्या क्या हो सकता है। पहले इसको जल्दी कंप्लीट करो, उसके बाद बात करते हैं। चलो हो गया, हो गया ना? ठीक, आगे बढ़ते हैं। हो गया सबका? तो हटा दे रहा हूं फिर इसका।
ध्यान से देखिए, ऐसा एक टेबल हमें ड्रॉ करना है जो कि याद करना पड़ेगा। उस टेबल को याद करना सीखना है। उस टेबल को याद करने का ट्रिक है जो कि मैं आपको बताऊंगा, उस ट्रिक से आप फॉलो अप करेंगे। तो यहां पे कुछ भी घबराने की बात नहीं, पहले मैं टेबल ड्रॉ कर रहा हूं, आपको टेबल याद करना पड़ेगा, उसका ट्रिक मैं बताऊंगा। उसके बाद फिर टेबल में सारे के सारे क्रिस्टल पे हम बारी बारी से जाएंगे और सबके स्ट्रक्चर को मॉडल से डील करेंगे। मॉडल मेरे पास है, उससे डील करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से यहां देखो, देख होता क्या, पहला कॉलम होगा क्रिस्टल का, सबसे पहला कॉलम होगा क्रिस्टल का, याद रहे। अब हम 3D में आ चुके हैं, तो ये 3D क्रिस्टल है। ये क्या है भाई? 3D क्रिस्टल है। अब देखिए अगला कॉलम यहां पर है पैरामीटर्स का। अगला कॉलम ऐसे ऊपर जाएगा, पैरामीटर्स। अगला कॉलम यहां पे पैरामीटर्स का कॉलम होगा और इसमें दो सब कॉलम्स हो जाएंगे। देखिएगा, एक है ए बी और सी का, एक कॉलम यहां पर ए बी और सी का डेवलप हमें करना है, और जो दूसरा कॉलम यहां पर होगा वो अल्फा बीटा गामा का डेवलप करना है भाई। एक कॉलम ए बी सी का, एक कॉलम अल्फा बीटा गामा का। और देखिएगा यहां पे होगा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, यहां पर होगा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, मतलब कि हम यूनिट सेल को डिसाइड करेंगे, क्रिस्टल में ही हम यूनिट सेल को डिसाइड करेंगे, और इसका जो टाइप होगा उसको यहां पे लिखेंगे। लेकिन यहां पर अभी नहीं लिखेंगे, इस कॉलम को खाली छोड़ना है, इस कॉलम को खाली छोड़ना है। जब थोड़ा सा टॉपिक और आगे बढ़ेगा, ये चैप्टर के लास्ट में जब आप सारे यूनिट सेल के टाइप से जब परिचित हो जाओगे, तब इस कॉलम को फिलअप करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फिलहाल आपको इतना फीलिंग्स करना है कि मामला अगर 3D का होता है तो कितना सारा क्रिस्टल पॉसिबल है, उसके यूनिट सेल का पैरामीटर्स क्या क्या हो सकता है, यूसी पैरामीटर का, यूनिट सेल पैरामीटर्स, क्रिस्टल का जो यूनिट सेल होगा उसका पैरामीटर्स। तो हमें क्रिस्टल को आइडेंटिफाई करना है और उसका जो सेल का पैरामीटर होगा उसको डील करना है। जो सेल का टाइप है उसके बारे में अभी हमें कुछ नहीं करना है, इस कॉलम को खाली छोड़ेंगे, चैप्टर के लास्ट में इसको फिलअप करेंगे, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहला क्रिस्टल होता है क्यूबिक। अभी पूरा टेबल नोट करो, उसके बाद मैं बताऊंगा ये होता क्या क्या है। तो चलो जल्दी नोट करते जाओ। क्यूबिक, टेट्रागोनल, क्यूबिक के बाद टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। अभी सबको याद करना सीखेंगे, अभी खाली लिखा रोम्बोहेड्रल। अगला है रोम्बोहेड्रल, कितने हो गए? 5। मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, और लास्ट यहां पर होगा ट्राइक्लिनिक। टोटल 7 टाइप का क्रिस्टल पॉसिबल होता है। जब 3D की बात करते हैं ना, तो टोटल 7 टाइप का क्रिस्टल पॉसिबल होता है कुछ इस तरीके से: क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। अब इसको याद कैसे करेंगे मैं बताऊंगा, पहले बाकी सारे पैरामीटर्स को भी नोट करो। देखो जहां तक क्यूबिक का सवाल है, याद रखिए A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C हो जाएगा। टेट्रागोनल A इज इक्वल टू B नॉट इज इक्वल टू C। ऑर्थोरोम्बिक A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। हेक्सागोनल A इज इक्वल टू B नॉट इज इक्वल टू C। रोम्बोहेड्रल A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, देख A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। ट्राइक्लिनिक A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। अब आइए एंगल्स में देखना, अगर क्यूबिक की बात करते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यूबिक में अल्फा बीटा गामा 90 डिग्रीज होता है। अगर टेट्रागोनल की बात करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री, ये दोनों सेम। ऑर्थोरोम्बिक भी सेम ही आएगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। हेक्सागोनल अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब हेक्सागोन की बात है तो एक एंगल 120 का होता है
वो बात करेंगे अभी डायग्राम से। ये 120 डिग्री हो गया। रोम्बोहेड्रल अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री। मोनोक्लिनिक अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बीटा नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री। और जहां तक ट्राइक्लिनिक का सवाल है, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। बाकी ये कॉलम हमें खाली छोड़ना है, इसको हम चैप्टर के लास्ट में फिल करेंगे तो आपको ज्यादा सही तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले इसको याद करने का तरीका सीख लो, उसके बाद मैं इसको विजुलाइज करके बताऊंगा कि इन सब स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या होता है। मैं कुछ मॉडल यूज करूंगा, कुछ डायग्राम यहाँ पे बोर्ड पे ड्रॉ करूंगा, उससे तुम्हें समझना है। अब याद करने का तरीका सीखो। इसको ड्रॉ किया सबने? पहले ड्रॉ करो, पहले इसको ड्रॉ करो। हो गया नोट? अरे हो गया? अब देखो, देख आगे क्या होता है। इसको याद कैसे करेंगे? इससे सीधा क्वेश्चन आ चुका है, डायरेक्ट क्वेश्चन इसे आप पूछा गया हुआ है। मैचिंग टाइप है ना, मैचिंग टाइप क्वेश्चन इसे पूछा गया हुआ है कि जैसे सोचना क्वेश्चन कैसे आएगा। जैसे बोलो कॉलम 1 में क्रिस्टल दिया जाए और कॉलम 2 में पैरामीटर दे दे, आपको मैच करना हो कि भाई कौन सा क्रिस्टल से कौन सा पैरामीटर मैच करेगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो इसको याद करने का तरीका है, एक ट्रिक मैंने डेवलप करा है, इसको आप याद कर लीजिए। उस ट्रिक से इसको हम आसानी से, इनफैक्ट ये ट्रिक मैंने नेट से लिया हुआ है, इंटरनेट से ही लिया हुआ है, मेरा खुद का ट्रिक नहीं है, मैं ईमानदारी से बताऊं। हाँ भाई, मैं उतना क्रिएटिव नहीं हूं खासकर इस मामले में। तो खैर यहाँ पे एक ट्रिक है जो कि आप याद कर लें तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। देख ट्रिक क्या है, ध्यान से देखो। देख सबसे पहले इनका पहला लेटर याद रखो। इनका पहला लेटर मतलब क्या? क्यूबिक है तो क्या लेंगे? सी। टी टेट्रागोनल के लिए ओ एच आर एम और टी, याद रखिए। सी टी ओ एच आर एम टी, याद क्या करना है? एक दो बार पढ़ लोगे याद हो जाएगा। सी टी ओ एच आर एम टी, समझे ना? सी टी ओ एच आर एम टी याद रखो। पहले लेटर से एक दो बार पढ़ लोगे तो पहले लेटर से फिर नाम याद होने लगेंगे। अब इसको कैसे, इसको याद करने का तरीका क्या होगा और इसको याद करने का तरीका क्या होगा, ध्यान से देखो। चलो इसको याद करने का तरीका देख क्या होता है, कोई बता सकता है? देख इसमें एक पैटर्न है ना, वो पैटर्न किसी को पकड़ में आ रहा है? देख इसमें एक पैटर्न है, उस पैटर्न को अगर पकड़ लो तो बहुत अच्छी बात है। कोई बता सकता है इसमें क्या पैटर्न है? बता तो, थोड़ा क्रिएटिव, देखे कितना क्रिएटिव हो। पैटर्न इसमें समझ में आ रहा है? क्या पैटर्न है? क्या पैटर्न है बता? किसने लिखा यस सर? क्या पैटर्न है बताओ? व्हाट द पैटर्न? देखो यहां देखो, देख यहां पे तीनों बराबर, एबीसी बराबर, यहां पर एक बराबर नहीं है और यहां पे सारे बराबर नहीं है ना। देखो और इक्वल, वन अनइक्वल और अनइक्वल, फिर इसका रिवर्स है, फिर इसका रिवर्स है ना, ऑल अनइक्वल, फिर क्या, एक अनइक्वल, देख रहा, और ये सारा इक्वल। देयर इज अ पैटर्न ना। देखो यहां 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 फिर उल्टा, दिखाई दे रहा है? सब बराबर, एक कट, दो कट, फिर एक कट, जीरो कट, उल्टा दिख रहा। इसके बाद यहां तक है, इसका उल्टा हो गया ना।
और बाकी दोनों में सारे कट, बाकी समय कोई बराबर नहीं, बाकी समय कोई बराबर नहीं है, कोई इक्वल बिल्कुल भी नहीं है, समझे ना। तो तुम याद करो CTOH RMT, और ये पैटर्न अगर आपको याद होता है तो बड़ी आसानी से फिर इसको, अगर पैटर्न आपको समझ में आ जाता है तो बहुत आसानी से इसको ड्रॉ करना पॉसिबल है। जरा एंगल्स की बात करेंगे, देख एंगल्स में क्या, ऐसे सोच, हेक्सागोनल में ये बात तो स्पष्ट है ना, अगर कहीं पर हेक्सागोन होगा तो हर एंगल 90 नहीं हो सकता ना भाई, हेक्सागोन में एंगल सारा 90 तो होता नहीं, तो हेक्सागोन में 120 आएगा, बाकी इससे ऊपर 90 है, इससे ऊपर सारा 90 है, सबको दिख रहा है। हेक्सागोन में एक 120 होगा, जो कि बिल्कुल अभी डायग्राम भी ड्रॉ करके इसको समझेंगे। तो हेक्सागोन में सारा 90 नहीं होगा, इससे ऊपर सारा 90 है ना, इससे ऊपर सारा 90